Hello everybody, how are you? I hope all you are doing great. So जैसे कि हम सब चैप्टर का फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे थे, तो जिसमें हमने 4 टॉपिक अपने कंप्लीट कर दिए एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फिफ्थ टॉपिक द मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। तो लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम। एक ऐसा राष्ट्र यूरोपियन को चाहिए था जहां पर सबको फ्रीडम मिल सके। Let's start. Ideas of national unity in the early 19th century Europe were closely related to the ideology of liberalism. 19th century में सबको ये लगा कि हमें अब आजादी की तरफ जाना चाहिए। एक ऐसा देश का निर्माण करना चाहिए जहां पर इक्वली सबको ट्रीट करा जाए, सबके अधिकारों को सम्मान दिया जाए। द वर्ल्ड लिबरलिज्म टू मेक फ्री। लिबरलिज्म का मतलब ये होता है आजाद, कि सबकी जो भावनाएं हैं वो आजाद रहे, सब किसी भी व्यक्ति को ये ना लगे कि हम किसी और की आश में जी रहे हैं। इन पॉलिटिकल सेंस लिबरलिज्म फोकस ऑन द आइडिया ऑफ अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट ऑफ द पीपल। राजनीतिक तौर पे अगर बात करें तो लिबरलिज्म होता है कि गवर्नमेंट एक ऐसी बनाई जाए जो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंडिविजुअल इंसान के राइट्स को लेकर नियम या फिर रूल रेगुलेशन का निर्माण करे। Liberalism had supported the idea of autocracy and form a government who work for the prism. Liberalism का लास्ट में अर्थ ये निकलता है कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी है या फिर हमें एक ऐसी गवर्नमेंट को वोट देना है जो वहाँ के पीपल हैं, वहाँ पर प्रत्येक रहने वाला व्यक्ति उनके जो आइडियाज हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो कल्चर हैं, उनको क्या करे, सपोर्ट करे, ना कि वो अपने बनाए हुए नियम उन पर थोपे। However, political liberty did not ensure universal suffrage. लिबर्टी वहां पर थी, बट उसका मतलब ये नहीं था कि सबको वहां पर वोट करने का अधिकार था। ओनली मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी हैड द राइट टू वोट। उस समय तक जिस भी व्यक्ति के पास खुद के मकान होते थे या फिर खुद की जमीन होती थी, केवल वही आदमी वहां पर वोट करने के हक में होता था। During 19th century, women and non-propertical men organized opposition movements demanding equal पॉलिटिकल राइट। 19th सेंचुरी आते ही जब वहां की औरतों ने और जिन व्यक्तियों के पास खुद के घर नहीं होते थे, खुद की जमीनें नहीं होती थी, उन्होंने इस चीज पर आवाज उठाई कि हमें भी एक यूरोप के नागरिक होने के नाते हमें भी वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म मीन्ड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ गुड एंड कैपिटल। इकोनॉमिक के नजरिए से अगर देखते हैं तो लिबरलिज्म का मतलब था कि उन्हें मार्केट में यानी कि व्यापार करने में, अपने गुड्स का, सर्विस का ट्रेड करने में उन्हें जितने भी टैक्स वगैरह लगने थे उनको हटाना था, ताकि वो अपना व्यापार अच्छे से कर सके। टैक्सेस वर बेस्ड ऑन वेट और मेजरमेंट ऑफ गुड्स। जो भी सामान दूसरे देशों में इंपोर्ट होता था, वहां पर एक्सपोर्ट होता था या फिर कुछ और व्यापार वो आपस यूरोप में करते थे, उस पर जो भी टैक्स लगाया जाता था वो वेट के अकॉर्डिंग लगाया जाता था, कि जिस ट्रक में जितना सामान आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगता था। सबकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मेजर होती थी। In 1834, a custom union or Jolavarian was formed which abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. 1934 में एक कस्टम यूनियन आया, एक रूल आया या फिर हम उसको जो वेरियन कहते हैं, वॉज फॉर्म फॉर अबॉलिश, यानी कि वहां पर जितने भी प्रकार के टैक्स लगाए जा रहे थे बेफिजूल के, उन सबको हटाया गया, उन सबकी जनसंख्या कम कर दी गई, जो कि 30 से लेकर 2 के आसपास आ गई थी। ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850, ये नया टॉपिक है हमारा 1.6। अ न्यू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है रूढ़िवादी। ऐसे व्यक्ति जिनकी अपनी कोई सोच हो, अपने कल्चर को लेके, अपने ट्रेडिशन को लेके, अपने स्टेट को लेके या फिर अपने नेशन को लेके उनकी खुद की एक जो पर्सनल सोच होती है, वो किस प्रकार से यूरोप में आई। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, नेपोलियन को जब 1815 में हरा दिया गया था, यूरोपियन गवर्नमेंट वर इंस्पायर्ड बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेशन। यूरोपियन की जो गवर्नमेंट थी उनको अब लगा कि हमें हमारे यूरोप में एक नई रूढ़िवादी का निर्माण करना चाहिए, मतलब एक नई सोच का निर्माण करना चाहिए। It believed that established traditional
institution of state and society like the monarchy, the church, property, the family should be preserved। ऐसा माना जाता है कि वहां पर अलग प्रकार के जो ट्रेडिशन थे, इंस्टीट्यूशन थे, उनका निर्माण गया। साथ में सोसाइटी बनाई गई जिसमें राजतंत्र चलाया गया कि एक राजा बनाया जाएगा जो पूरी प्रजा का अपना कल्याण करेगा या फिर पूरी प्रजा के हक में नियम बनाएगा। चर्च बनाए जाएंगे सबके लिए, प्रॉपर्टी होगी सबके अधिकार में और फैमिली को बचाया जाएगा। In 1850, the representative of the European powers like Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe। 1815 में एक मीटिंग रखी गई जिसे हम वेना में कंडक्ट करते थे। यूरोप के पावर्स, वहां पर पावरफुल जो कौन से देश आए थे, ब्रिटेन था, रशिया था, प्रुशिया था और ऑस्ट्रेलिया था। इन सब के जो हेड थे उन वो सबको मीटिंग में बुलाया गया और वहां पर एक नई रणनीति का निर्माण हुआ। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैट्रिच। उस मीटिंग के जो हेड थे वो थे चांसलर ड्यूक मैटरनिच। दे ड्रू up the Treaty of Vienna of 1850 with the goal to reverse many of the changes happened during Napoleonic Wars। वहां पर उन्होंने बताया कि नेपोलियन के हारने के बाद हमें हमारे यूरोप में किन किन चीजों में बदलाव लाना है, कौन से नए नए नियम बनाने हैं, साथ में हमें किन किन चीजों पे कार्य करने हैं। साथ में वो पब्लिक के लिए भी वर्क करना चाहते थे, पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक किस चीज की डिमांड कर रही है, उन सब पे भी वहां पर मीटिंग रखी गई थी। सो टुडे आज हमने दो टॉपिक्स हमने कंप्लीट करे, एक तो लिबरलिज्म पढ़ा और एक न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 पढ़ा। लिबरलिज्म में हमने पढ़ा कि यूरोप के जो भी नागरिक थे उन्होंने किस प्रकार से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। वहां पर उन्होंने बोला कि हमें हमारे आजादी से जीना है। उन्हें प्रॉपर्टी में हक दिलवाया गया। वुमेन्स ने इस चीज पे अपोजिशन करा कि हमें भी राइट टू वोट चाहिए, कि हम भी वोट कर सकें। जो भी आदमी के पास जमीन नहीं होती थी उन सब ने वोट का अधिकार मांगा। साथ में उनके लिए अलग अलग फैमिली ट्रेडिशन बनाए गए, चर्च वगैरह बनाए गए, इंस्टीट्यूशन बनाए गए और लास्ट में एक ऐसा सिस्टम आया जिसमें जो भी एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट होता था उन सबसे टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया था। जो भी टैक्स लगता था वो मिनिमल रेट पे लगता था अकॉर्डिंग टू द वेट, कोई फिक्स रेट नहीं था। जिस भी ट्रक में या फिर जिस भी कैरेज में जितना सामान होगा उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स पे करना पड़ता था, जो कि सही था। फिर वहां के लोगों में ये लगा कि हमें अब जब हमने नेपोलियन को हरा दिया गया था, नेपोलियन ने खुद के नए रूल्स लगाए थे, अब हमें हमारे जो नए राजा आने वाले हैं उनके बनाए हुए नियमों से चलना पड़ेगा। तो वहां पर अब वहां की जनता के अकॉर्डिंग कौन से नए नियम बनाए गए थे वो हम इसमें लास्ट टॉपिक में अब इसके देखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, if you are able to understand me, please comment down and subscribe my channel and share it. Thank you.